जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। देखो, आज के वीडियो के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। आज के वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, मतलब अगर क्रम से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है, न्याय निगमन कथन निष्कर्ष का। दूसरा क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है, बैठक व्यवस्थीकरण का। और तीसरा क्वेश्चन है सीरीज का, श्रृंखला का। 3 क्वेश्चन लेने का कारण ये है कि क्वेश्चन के जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन है, एक सिलोजिज्म का और सिटिंग अरेंजमेंट का, ये दोनों क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। बाकी सीरीज का मॉडरेट है थोड़ा लेवल। तो ये अगर मैं 5 क्वेश्चन लेता और 5 क्वेश्चन का लेवल टफ होता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसके कारण मैंने सिर्फ इसमें 3 क्वेश्चन लिए। लेकिन इस 3 क्वेश्चन में मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। वो चैलेंज क्या है सुनिए। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा, जो सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट का है, उन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 3-3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। और श्रृंखला वाले क्वेश्चन के लिए, सीरीज वाले क्वेश्चन के लिए आपको दे रहा हूं मैं 2 मिनट। मतलब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा इमेज के रूप में, आप उसको पॉज करना वीडियो को, और उसके बाद घड़ी देखना। घड़ी में 3 मिनट खुद को देना पहले 2 क्वेश्चन के लिए। अगर वो 3 मिनट में आपसे क्वेश्चन बन जाता है और करेक्ट बनता है तो आप खुद को 1-1 नंबर दे देना। और बाद में सीरीज वाले क्वेश्चन के लिए, तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए खुद को 2 मिनट देना। और 2 मिनट में यदि वो आपसे बन जाता तो उसके लिए भी खुद को 1 नंबर दे देना। तो ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। शुरुआत के 2 क्वेश्चन के लिए खुद को 3-3 मिनट देना, बाद में श्रृंखला वाले क्वेश्चन के लिए खुद को 2 मिनट देना। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं टाइम। देखो, एग्जाम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज तो ये होती है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। वो स्पीड का कोई मतलब नहीं है या कोई महत्व नहीं है यदि आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करके गलत उत्तर लेकर आएंगे तो मैं ये टाइम इसलिए दे रहा हूं सिर्फ आपको कि आप जल्दी में करें क्वेश्चन को सॉल्व, उसके बाद सही भी करें। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक करनी है मेरे को इसके अंदर, ठीक। तो आप इन 3 क्वेश्चनों को इसी हिसाब से टाइम देंगे, 3 मिनट 3 मिनट 2 मिनट। और अंत में करने के बाद आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे कि इस सीमित समय में 3 मिनट 3 मिनट 2 मिनट, इस सीमित समय में आपके कितने आंसर सही निकले। 1 निकला, 2 निकले, 3 निकले, या 1 भी नहीं निकला। ईमानदारी से जो भी हो आपका उत्तर वो बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बस अब इमेज के रूप में आपके सामने आएगा। आप घड़ी लेके बैठिए अपने साथ में और खुद को 3 मिनट दीजिएगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है ये है सिलोजिज्म का। इसमें 6 कथन है और 6 निष्कर्ष है। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 6 निष्कर्ष है, आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो सबसे पहले कथन पे चलते। स्टेटमेंट में सबसे पहले बोला है कि सभी ए बी है, तो आपने बना दिया सबसे पहले तो बी को। इस बी के अंदर पूरा की पूरा क्या आ जाएगा, ए, ऑल ए आर बी। तो ए का पूरा हिस्सा जो है वो बी के अंदर आना चाहिए। दूसरे वाले कथन में बोला है कि ए का कुछ हिस्सा सी है, कुछ ए सी है, सम ए आर सी। तो ये गलती मत कर देना आप कि ए का कुछ हिस्सा सी में लेते हुए आप सी को पूरा के पूरा बी के अंदर रख दे। नहीं, कथन में ये नहीं बोला कि पूरा सी बी है, तो आप ये गलती नहीं कर सकते कि सी को बी के अंदर ले। आपको ए का कुछ हिस्सा सी में लेते हुए बाकी सी को बी के बाहर रखना है। कैसे बनेगा डायग्राम, इस तरीके से। कुछ ए सी है, ठीक है, क्योंकि सी का रिलेशन बी के साथ नहीं देके रखा कथन में, तो ये मेरी मजबूरी है कि मेरे को कुछ हिस्सा बी का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा ए बी के अंदर है और ए का कुछ हिस्सा सी में लेना है, तो बी का कुछ हिस्सा आएगा ही आएगा, ठीक है। तीसरा कथन बोल रहा है सभी डी सी है, ऑल डी आर सी, ठीक। तो सभी डी सी है, सभी डी सी है तो डी पूरा की पूरा किसके अंदर आएगा, सी के अंदर। तो ये बना दिया मैंने डी पूरा की पूरा सी के अंदर, ठीक है। पूरा की पूरा डी मैंने बना दिया सी के अंदर। और उसके बाद उसने बोला है कि कुछ डी ई है, डी का कुछ हिस्सा ई है, सम डी आर ई। सेम बात, डी का कुछ हिस्सा ई बना दिया इस तरीके से, ठीक है। डी का कुछ हिस्सा ई बना दिया। सेम यही है कि डी का कुछ हिस्सा ई में लेते हुए आप पूरे ई को सी के अंदर मत रख देना। डी का कुछ हिस्सा ई है तो बचा हुआ ई पूरा सी के बाहर ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले में बोल रहा है कोई ई एफ नहीं है। ये पहला नेगेटिव स्टेटमेंट है, पहला नकारात्मक कथन है। तो कोई ई एफ नहीं है, ये हो गया ई ए एफ, इन दोनों की पूरी पूरी मनाई है। और उसके बाद आखिर में बोला है सभी ई जी है, ऑल ई आर जी। ई का पूरा हिस्सा जी होना चाहिए, तो ई का पूरा हिस्सा जी में ले लिया, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये गलती मत करना कि ई का हिस्सा पूरा जी में लेते हुए आप जी के अंदर पूरा डी ले लें या सी ले लें, नहीं।
आपको पूरा ई लेना है, उसकी पूरी बाउंड्री से लेते हुए आना है। जी का कोई भी हिस्सा एक्स्ट्रा डी में ना सी में कहीं नहीं जाएगा। कुछ लेना मेरी मजबूरी है, ये नहीं कर सकता कि पूरा ई जी में लेते हुए मैं पूरे डी को भी जी के अंदर ले लूं, ये गलती मत करना। तो ये है आपका डायग्राम। मोस्टली बच्चों का डायग्राम बन जाता है और आशा करता हूं आप सबका भी डायग्राम बन गया होगा। निष्कर्ष चेक करने में थोड़ी सी गलती होती है बहुत सारे बच्चों से, ठीक है। तो सबसे पहला निष्कर्ष है कोई ए जी नहीं है, नो ए इज जी। देखो ये रहा ए, ये रहा जी, ए और जी का कोई भी संबंध मेरे को डायरेक्ट देके नहीं रखा है। सिलोजिज्म की लैंग्वेज में दो गोले यदि दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता बिना संभावना के। तो यहाँ पे ए और जी दोनों दूर दूर है, इनके बीच में एग्जैक्ट निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ ए जी है, कुछ ए जी नहीं है, कोई ए जी नहीं है, कुछ ए जी नहीं है। तो ऐसे में ए और जी के बीच में कहे गए स्पष्ट निष्कर्ष, एग्जैक्ट कंक्लूजन सारे गलत होंगे। तो पहला वाला हो गया गलत। ये मत बोलना कि सर ए और जी दोनों दूर दूर है, दूर दूर है तो संबंध नहीं है। तो ये बात सही तो हुई कि कोई ए जी नहीं, नहीं ना ना। सिर्फ सिलोजिज्म की लैंग्वेज में दूर दूर होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में नहीं का संबंध है। ये दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में क्रॉस लगा है, मतलब इनके बीच में नहीं का संबंध है। लेकिन अगर दोनों चीजें दूर दूर है, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई ए जी नहीं है। तो पहला वाला हो गया गलत। ये मैं लिख दे रहा हूं ए जी, क्योंकि मेरे को आगे चल के इसमें यहां चेक करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को तत्व अल्फाबेट मायने रखेंगे। तो कोई ए जी नहीं है, ये हो गया माइनस नेगेटिव, ठीक है, नो ए इज जी। दूसरा वाला बोल रहा है कि कुछ डी एफ नहीं है, दूसरा बोल रहा है कुछ डी एफ नहीं है। ये बिल्कुल सही है, सुनना इसका कारण। देखो डी का कुछ हिस्सा जो है वो ई के अंदर है, ठीक है। कथन में बोला था कि कुछ डी ई है, डी का कुछ हिस्सा जो है वो ई के अंदर है, और मेरे को पहले से पता है कि ई जो है वो एफ नहीं है, पूरा के पूरा ई जो है वो एफ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डी का जितना भी हिस्सा ई के अंदर होगा वो भी एफ नहीं होगा। तो डी का कितना हिस्सा आपको दिख रहा है ई के अंदर है? सिर्फ कुछ हिस्सा, सभी नहीं है, पूरा नहीं है। तो डी का कुछ हिस्सा जो ई के अंदर है वो एफ नहीं होगा, क्योंकि ई का पूरा हिस्सा एफ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ डी एफ नहीं है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और यहां पर मेरे को अल्फाबेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कथन या स्टेट आपका निष्कर्ष और कंक्लूजन पूरा की पूरा सही होता है तो उसमें याद चेक करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ गलत में आप चेक करते हैं। तीसरा वाला, सभी डी की बी होने की संभावना। क्या पूरा डी बी के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसकी पूरी संभावना। एक बात ध्यान से सुनना, संभावना हर चीज की लगभग 98% चीजों की संभावना सही होती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये कैसे होता, तो मैं एक बार चेक कर रहा हूं कि किस तरीके से डायग्राम बन सकता था। क्या देखो, सबसे पहले उसने मेरे को बोला था कि सभी ए बी है, तो ये मैंने बना दिया सभी ए बी है। फिर दूसरे कथन में उसने मेरे को बोला था कि कुछ ए सी है, तो मैंने बना दिया कुछ ए सी है। ये लो कुछ ए सी है, इस तरीके से भी बन सकता था, ठीक है। अब उसने तीसरे वाले में बोला था सभी डी सी है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, सभी डी सी है, अब मेरे को पूरा डी सी के अंदर लेना है। मैंने असल में क्या किया था, पूरा डी सी के अंदर लेते हुए मेरे को ये नहीं बोला था कि डी जो है वो बी के साथ संबंध रखता है, इसलिए मैंने बाहर रखा था। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि डी इस पूरे हिस्से में कहीं भी आ जाए, संभावना तो है, हो सकता है कि वो बी के अंदर भी आ जाए, ए के अंदर भी आ जाए, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना जरूर है। तो क्या मैं पूरा डी सी के अंदर बनाते हुए इस तरीके से नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था, संभावना बिल्कुल थी। तो ये तीसरे वाले की संभावना बिल्कुल सही हो जाएगी कि डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता था। आप ये चीज सोच रहे होंगे, अगर बन सकता था तो बनाया क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एग्जैक्ट आपका डायग्राम यही बनेगा। जितनी चीजें कथन में बोली जाती है उसके आधार पर एक ही डायग्राम बनता है एग्जैक्ट, वो है ये वाला। लेकिन संभावना चेक करते समय अगर निष्कर्ष में कई पॉसिबिलिटी है तो आप उसको चेक करते हो, सोच सकते हो कि क्या इस तरीके से डायग्राम बन सकता था क्या। आपको बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप बिना डायग्राम को चेक करे बता दोगे कि हाँ ये ऐसा बन सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिससे पता चलेगा आपको कि कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी गलत होती है, बाकी तो 99% पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल बन सकता था, लेकिन मैं पूरे एग्जैक्ट अपने निष्कर्ष जो होंगे वो इन्हीं के आधार पे ही चेक करूंगा। ये सिर्फ एक संभावना थी, सिर्फ और सिर्फ थर्ड निष्कर्ष के लिए मैंने चेक करी। चलते चौथे निष्कर्ष की तरफ। चौथे निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ भी डी है, कुछ भी डी है। एरा बी एरा डी दोनों दूर दूर है,
इसमें संभावना मत चेक करना कि हो तो सकता ना, जब तक आपको बोले नहीं डिस्कस में कि कुछ भी डी हो सकते हैं, कुछ भी डी की होने की संभावना, सम बी बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तब तक चेक मत करना। यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि कुछ भी डी है, नहीं बी एरा डी एरा दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये मैंने चौथे को कर दिया गलत। कुछ भी डी है, बी और डी लिख दिया और ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि सकारात्मक बात कर रहा है ये। उसके बाद आएगा आपका पांचवा, कुछ ए जी है, एरा ए एरा जी दोनों दूर दूर, कोई संबंध नहीं है। एरा ए एरा जी दोनों के बीच में क्या ओवरलैपिंग दिख रही? कुछ की बिल्कुल नहीं दिख रही, तो ये हो गया पांचवा वाला भी आपका गलत। कुछ ए जी है, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सिक्स्थ वाला यहां पे लिख रहा हूं, सिक्स्थ वाले में बोल रहा है कि कुछ एफ जी नहीं है। क्या एफ का हिस्सा जी नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। मेरे को ये पता है कि जी के अंदर ई जो है, जी का कुछ हिस्सा ई जो है वो एफ नहीं है। हो सकता है, संभावना है कि एफ पूरा की पूरा जी के अंदर भी चले जाए। मेरे को ये नहीं पता कि एफ का कुछ हिस्सा जी है कि नहीं है। इसका मतलब यदि मैं बोल दूं कि एफ का कुछ हिस्सा जी नहीं है, इसको मैं सही कर दूं, तो ऐसी स्थिति में पूरे एफ की जी होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये डायग्राम इस तरीके से बना है कि एफ और जी दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता था। सुनना, मैं सिर्फ छठे वाले के लिए बना रहा हूं कि जब उसने बोला कि पूरा ई जी है, ऑल ई आर जी, तो वो इस तरीके से भी बन सकता था, और ऐसी स्थिति में पूरा की पूरा एफ जी के अंदर आ जाता। फिर अगर आप यहां पे अभी सही कर देते कि हाँ कुछ एफ जी नहीं है, सही है, तो संभावना तो गलत हो जाती, लेकिन संभावना तो है बिल्कुल बनने की। तो एक बात सिंपल सी ध्यान रखना, जी के अंदर ई है, उसका कुछ हिस्सा एफ नहीं है। मतलब मैं बोलूं कि कुछ जी एफ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ जी एफ नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उल्टा बोलूं कुछ एफ जी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। मतलब जी के परिवार में 6 लोग हैं, एफ के परिवार में भी 6 लोग हैं, ठीक है। जी के परिवार के 2 लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग जी के परिवार के 2 लोग ऐसे हैं जो कि एफ से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल कट्टी हो गई कि बात ही नहीं करना है भैया, झगड़ा हो गया है। लेकिन एफ तो पूरा की पूरा जी से बात करेगा, ये तो बेशरम है, ये तो बेशरम है। बोला हम तो बात करेंगे भैया, तो जो पाबंदियां हैं वो इस साइड से नहीं है। तो मैं बोलता कि कुछ जी एफ नहीं है, बिल्कुल सही होता, लेकिन कुछ एफ जी नहीं है, ये गलत है। तो छठा वाला भी गलत हो गया, कुछ एफ जी नहीं है, ये भी हो गया गलत, और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब पूरी बात ध्यान से सुनना। कभी भी कथन निष्कर्ष करते समय आपको 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत मिलेंगे, तो आप हमेशा उनमें चेक करेंगे कि इनमें यहां लग रहा है कि नहीं, इधर और आप चेक करेंगे। ऐसे सिंपल मत छोड़ देना उस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि आप देखेंगे इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट सही देखूं तो 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सही है, तो इसमें आपको ऑप्शन बी दिख रहा हो, शायद बहुत सारे बच्चों ने बी पर टिक भी कर दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष में आप हमेशा जो गलत है उनमें भी चेक करेंगे कि इनमें से क्या कोई यहां लग सकता है क्या। तो यहां लगने की टोटल 3 शर्तें हैं, थोड़ी ध्यान से सुनना, लिख भी लेना आप साथ साथ में। पहली शर्त ये होती है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष होने चाहिए, ठीक है। सही वाले तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, उनमें कभी चेक नहीं करना, 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष होने चाहिए। मेरे पास तो यहाँ पे 1 2 3 4 निष्कर्ष है, तो पहली शर्त तो सही हो गई, मेरी पहली कंडीशन मेरी लग गई, ठीक है। एटलीस्ट 2 कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है। अब 2 कंक्लूजन तो मेरे पास गलत है, 2 निष्कर्ष मेरे पास उससे ज्यादा ही गलत है पहले तो। अब उन 2 में भी मैं उनमें चेक करूंगा या लग रहा है कि नहीं जिसके अंदर के एलिमेंट, तत्व, अल्फाबेट, अक्षर समान है, ठीक है। वो 2 निष्कर्ष जिनके अंदर अक्षर समान है, दी अल्फाबेट मस्ट बी सेम इन बोथ दिस कंक्लूजन। अब मैं देख रहा हूं कि कौन से 2 कंक्लूजन, 2 निष्कर्ष है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट सेम है। ए जी बी डी अलग अलग है, एफ जी ए जी अलग अलग है, बी डी ए जी अलग अलग है, बी डी एफ जी अलग अलग है, ए जी ये दोनों के तत्व बिल्कुल समान है, अक्षर बिल्कुल समान है। इन दोनों में अभी तक की दोनों शर्तें लग चुकी है शुरुआत की। पहली शर्त यह है कि दोनों गलत होने चाहिए, बिल्कुल गलत है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, पहली शर्त लग गई। दूसरी, द अल्फाबेट मस्ट बी सेम इन बोथ दिस कंक्लूजन, द अल्फाबेट मस्ट बी सेम इन बोथ दिस कंक्लूजन।
इन दोनों निष्कर्षों में अक्षर समान होने चाहिए। अक्षर या तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट। जैसे अगर स्कूल पेंसिल होता है स्कूल पेंसिल, जूता मोजा जूता मोजा, तो यहाँ पे एजी बिल्कुल दोनों की दोनों समान है। दोनों शर्तें शुरू की लग गई, दोनों गलत है, दोनों में अल्फाबेट सेम है। तीसरी शर्त, उन दोनों में एक होना चाहिए पॉजिटिव, एक होना चाहिए नेगेटिव। ये बोल रहा है कोई एजी नहीं है, नेगेटिव हो गया। और पांचवा वाला आपको बोला था कि कुछ एजी नहीं है, कुछ एजी नहीं है, ये हो गया पॉजिटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तीनों शर्तें लग गई। इसके अंदर लग जाएगा आपका या ईदर और। अब सुनना, अभी भी छोड़ना नहीं है। अब मैं इन दोनों में भी चेक करूंगा क्या लग रहा है, क्या दोनों गलत है। पहली शर्त पूरी, क्या उन दोनों निष्कर्षों के अंदर अल्फाबेट सेम है, ये है एफ जी, ये है बी डी। तीसरी शर्त चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दूसरी शर्त ही फॉलो नहीं हुई है। तीनों शर्तें फॉलो होना जरूरी है, बेस्ट ऑफ टू नहीं है ना, तीनों शर्तें फॉलो होना जरूरी है। तो मेरा आंसर ये हुआ कि दूसरा तीसरा तो मेरा स्पष्ट सही है, लेकिन ये जो है कौन सा पहला और पांचवा इसके अंदर लगेगा या तो एंड करके आइदर फर्स्ट और फिफ्थ कंक्लूजन आर करेक्ट। तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा डी। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है 2, 3 और पहला या पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। सेकंड, थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और फिफ्थ कंक्लूजन आर करेक्ट। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को बिल्कुल बताना आप आखिर में कमेंट में कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ आपका। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है, इसके लिए भी आप खुद को 3 मिनट दे देना। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है। सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारी चीजें इसमें देके रखी है आपको उल्टी सीधी। आप क्रम से पॉइंट लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। एक बेसिक सी चीज बोल के रखी सबसे पहले कि 7 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 लोग दक्षिण की ओर देख रहे हैं, 4 लोग साउथ की ओर देख रहे हैं मतलब नीचे की ओर, 3 लोग उत्तर डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं। तो अगर ऊपर नीचे देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है लाइन कैसी हो जाएगी, एसी। कुछ लोग ईस्ट में देखते हैं, कुछ लोग वेस्ट में देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाइन कैसी हो जाती, आपकी वर्टिकल हो जाती। लेकिन कुछ ऊपर देख रहे हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं, तो लाइन हो जाएगी ऐसी हॉरिजॉन्टल। तो 7 लोग बैठे हैं, 7 बिठा दिए, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये हो गया 7वां बंदा। ठीक है, लेकिन कौन कहाँ देख रहा है मेरे को नहीं पता, बस इतना पता है कि इन 7 में 4 जो है वो नीचे दक्षिण में साउथ में दिख रहे हैं, मतलब 4 इधर देख रहे हैं और 3 ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्रम से देखूंगा तो मेरे को दिखेगा कि कोई से भी पॉइंट में शुरुआत के एग्जैक्ट डायरेक्शन या एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देके रखी है, लेकिन पॉइंट नंबर 6 जो है उसमें मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन देके रखी हुई है और एग्जैक्ट डायरेक्शन भी देके रखी हुई है। क्या बोला है देखो, पॉइंट 6 में क्रम जो लेता जा रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं। देखो क्या होता है कि अगर आप इसको क्रम से सॉल्व करोगे ऑर्डर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बहुत दिक्कत देगा क्वेश्चन। तो आप अपने काम के पॉइंट पहले ढूंढो। जैसे पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है ई एक छोर पर बैठा है और वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। E is sitting at one of the ends and he is facing the north direction। तो E एक छोर पर बैठा है, वो इधर भी बैठ सकता है या वो इधर भी बैठ सकता है, और ये वो उत्तर डायरेक्शन की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, अगले वाले पॉइंट में आपको पता चल जाएगा दोनों में से कौन सा सही है। अगला पॉइंट क्रम से लेंगे तो आप ले लेंगे पहला पॉइंट, क्योंकि ई के बारे में उससे रिलेशन देके रखा हुआ है। एफ जो है ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, एफ इज सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ ई। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से, ई अगर एक कोने पर बैठा है और वो ऊपर की ओर दिख रहा है तो इसके राइट से 4th पोजीशन पे कोई बैठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद राइट एंड पर है, इसके राइट पे कोई बैठा ही नहीं है, मतलब ये तो ई की पोजीशन नहीं है, तो ये कैंसिल कर दो। एफ ई के दाएं से चौथे स्थान पे, राइट से 4th पोजीशन पे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये हो गया एफ। क्या बोला है? एफ ई के दाएं से चौथे स्थान पे, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं, एंड दे बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन, ये ऊपर देख रहा है तो ये कहां देखेगा, नीचे। ठीक है, इसके बाद आप देखें पॉइंट नंबर जाएंगे आप 3rd पे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड है वो पॉइंट। पॉइंट नंबर 3rd में बोला है जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जी सिटिंग 2nd टू द राइट ऑफ एफ। एफ देख रहा है नीचे की ओर, तो इसका राइट जाएगा इस साइड पे, तो इसके राइट से 2nd पोजीशन पे, ये पहला पोजीशन हो गया, दूसरा पोजीशन हो गया, ये हो गया जी। तो एफ जो है वो जी के दाएं से, सॉरी जी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा और ये दोनों एक ही दिशा का सामना कर रहे हैं, एंड दे बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एफ नीचे की ओर दिख रहा है तो ये बंदा भी नीचे की ओर देखेगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3rd। इसके बाद अब अगर आप आगे जाओगे क्रम से पॉइंट 4th देखोगे तो डी एक छोर पर बैठा है और वो एक दूसरे छोर, डी जो है वो एक कोने पर है और वो दूसरे कोने पर बैठे व्यक्ति से विपरीत दिशा की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। एक कोना पहले से भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है डी के लिए बचा सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला कोना, और वो दूसरे कोने पर बैठे व्यक्ति से या दूसरे छोर पर बैठे, दूसरे एंड पर बैठे व्यक्ति से अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। इस वाले छोर पर बैठा व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये वाला व्यक्ति किधर देखेगा, नीचे की ओर।
ठीक है, ये चीज भी हो गई फिक्स। ये था पॉइंट नंबर 4। इसके बाद आप लेंगे पॉइंट नंबर 5 और फिर ले लेना पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जब आप लेंगे, सी एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। देखो सी एफ का पड़ोसी नहीं है, टोटल 3 जगह बची है सी के लिए, 1 2 ये 3, लेकिन सी पड़ोसा नहीं है एफ का, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएगा, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ। सी के लिए बची सिर्फ और सिर्फ एक ये जगह। आगे क्या बोला है, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड इज नॉट फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। सी एफ का पड़ोसी भी नहीं है और वो उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर भी नहीं देख रहा, तो नॉर्थ में नहीं देख रहा तो बची डायरेक्शन साउथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सुनो मेरी बात, आगे चलने से पहले आपको पता था कि शुरुआत में साउथ में कितने लोग दिख रहे थे, 4, दक्षिण में 4 लोग दिख रहे थे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 4 लोग मेरे को मिल चुके हैं जो कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और बचे हुए सारे उत्तर की ओर देख रहे थे। तो ये 1 2 3 4, इनको छोड़ के बचे हुए सब लोग उत्तर की ओर देखेंगे। एक मेरे को पता है बचे 2 भी उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जरूर देखेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 2 आपको ये बताता है कि ए और डी पड़ोसी नहीं है। अगर ए पड़ोसी नहीं है डी का, तो ए पड़ोसी नहीं है डी का, तो ए इस जगह पे नहीं बैठ पाएगा। ए इज नॉट द नेबर ऑफ डी, तो ए के लिए जगह बची मात्र एक ही है। बचा कौन, ए बी, बी बच गया, ये बिठा दिया बी को आपने। इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। इसमें बोला ये कि एफ के बाएं से दूसरा कौन बैठा है, एफ के बाएं से, एफ के लेफ्ट से दूसरा कौन बैठा है। एफ ये रहा, अपना लेफ्ट मत ले लेना, इस व्यक्ति का लेफ्ट लेना, ये नीचे की ओर दिख रहा है तो इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड पे, तो इसके लेफ्ट से दूसरी पोजीशन पे ये 1 ये 2 कौन बैठा है, डी। ये हो गया आपका आंसर कि एफ के लेफ्ट से दूसरी पोजीशन पे बैठा है डी, मतलब ऑप्शन बी हुआ लेकिन आंसर हुआ डी, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, मिक्स क्वेश्चन ये ज्यादातर बैंकिंग में आते हैं, रेलवे में भी आ जाते हैं, कम लोग करके 5 या 6 करके। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी भी क्रम से आपको दिक्कत आ रही है, ऑर्डर से आप शुरू से ले रहे हैं जिसमें आपको दिशा नहीं देके रखी है, तो आप फटाफट सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, ठीक है। पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको किसी ना किसी के बारे में एग्जैक्ट जानकारी देके रखी हो, उससे क्वेश्चन शुरू करना, ठीक। ये भी आपका क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर सही हुआ हो तो खुद को 1 नंबर दे देना। तो 2 क्वेश्चन हो गए, चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको देता हूं मैं 2 मिनट, ये इतना टफ नहीं है, ठीक है। देखो ये है आपकी श्रृंखला का क्वेश्चन। जब आप देखोगे कि सीरीज बढ़ती हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप ये करोगे कि देखोगे कि डिफरेंस ज्यादा बड़ा है क्या, नहीं इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो ये प्लस में सीरीज बनी होगी। लेकिन यही होता 50, फिर ये करीब 300 के आसपास, फिर करीब 2800, फिर ये 30,000 के आसपास, तो ये सीरीज इंटू में बनती। लेकिन ये यहाँ पे डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, तो सीरीज प्लस में बढ़ रही होगी। तो मैं क्या करूंगा, अगले में से पहले वाले नंबर को घटा के पहले डिफरेंस लिखूंगा, क्या उसमें मेरे को पैटर्न मिल रहा है क्या। पहली अप्रोच तो यही होती है कि डायरेक्ट पैटर्न देखने की कोशिश करूं, जो कि बिल्कुल इसके अंदर नहीं दिख रहा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, तो मैं देखूंगा कि दोनों में से डिफरेंस किया, 90 में से 50 गया तो कितना आ गया 40, 150 में से 90 गया तो ये हो गया 60, 240 में से 150 गया तो ये हो गया 90, और ये हो गया 135। अब सुनना, अब आप देखोगे तो बिल्कुल इसके अंदर एक पैटर्न आपको मिल रहा है, हर नंबर आगे जाते हुए 1.5 गुना हो रहा है। 1.5, 40 में अगर 1.5 गुना करूं, 1.5 का इंटू करूं तो 60 आ जाएगा। 60 में अगर मैं वापस 1.5 गुना करूं कितना आ जाएगा 90, 90 में भी 1.5 गुना मतलब आधा और जोड़ दूं 45, तो 135 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 135 का 1.5 गुना करूंगा, तो 1 टाइम्स तो हो गया, 1.5 गुना कितना होगा 67.5, और 135 में जोड़ोगे तो आएगा 202.5। अभी खत्म नहीं हुआ, ये उत्तर नहीं है आपका, है ना। तो आपने क्या किया, 50 में 40 जोड़ के 90, 90 में 60 150, और ये 50 में 90 240, 135 यहाँ जोड़ के इसमें ये जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 577.5, ठीक है। ये है इसका आंसर, 1.5 गुना करा है। ये भी हो सकता है आपने कोई दूसरा पैटर्न लगाया हो कि आपने इंटू 2 करके देखा 10 हुआ है, इंटू 2 करके देखा 30 हुआ है, इंटू 2 करके देखा 60, उसमें कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करी हो। तो सीरीज में ऐसा जरूरी नहीं है कि पैटर्न लगता है, आप दूसरा भी पैटर्न पकड़ रहे हैं, अगर एग्जैक्ट पैटर्न आपको दिख रहा तो आंसर बिल्कुल उससे भी ये सेम ही आया होगा। तो ये थे 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में आपसे कितने बने हैं वो बिल्कुल आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। अपन मिलेंगे नए वीडियो पे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, खुद का ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। अपन मिलते हैं कल भी शाम को 6 बजे ही मैं वीडियो लेक्चर करूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद।